प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि इलेक्शन के लिए पैसे जो हैं वो जमा कराए जाएं। आज जो फैसला हुआ है इत्तेहादी जमातों का, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फैसला हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट को पंचायत का हक हासिल नहीं है और ये मौक़िफ़ हम पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे। और इसके फ़ौरन बाद फिर पार्लियामेंट में हमने देखा कि तमाम जो सरकर्दा रहनुमा हैं हुकूमती इत्तेहादियों के, उन तमाम रहनुमाओं ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। और बिलावल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी इस पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ है, लिहाजा जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाना चाहिए। स्पीकर नेशनल असम्बली जो हैं वो भी ख़त लिख रहे हैं जजेस को। कल जो ऑर्डर है 27 तारीख के लिए दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको तो ना मानने का फैसला किया है। इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि पैसे नहीं जारी किया जा सकते। तो फिर कल क्या होने जा रहा है, ये अहम सवाल है। इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में हसनात मलिक साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, खुश आमदीद। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। निसार खोड़ो साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। सबसे पहले बिलावल साहब को सुनिए, जो आज पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने मुतालबा किया है कि इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए जजेस को। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसलों के थ्रू इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर। आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। इसका एक तरीकेकार है, जब भी कोई किसी ऑनरेबल मेंबर का या इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है। और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। हसनात मलिक साहब, ये कैसे होता है? इसकी कोई पाकिस्तान में तारीख मिलती है, कोई इसकी मिसाल मिलती है कि जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया गया हो? देखिए, हमें तो रिसेंट पास में तो नज़र कोई ऐसी नहीं आती। तकरीबन 2009 से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई सुप्रीम कोर्ट हमेशा डोमिनेट ही रही है और पार्लियामेंट की इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी कि पार्लियामेंट जो है वो इस तरह जजेस के हवाले से करे बात जो आजकल हो रही है। अच्छा, वैसे इसका एक रेफरेंस मुझे चौधरी शुजात साहब की किताब में और गौहर अयूब साहब की किताब में मिलता है। उसमें वो कहते हैं कि जी जब सजाद अली शाह साहब के साथ मामला चल रहा था तो उस वक्त गौहर अयूब साहब को कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि अगर आप चीफ जस्टिस को एक दफा इस्तेहकाक कमेटी में बुला देना तो बड़ा शानदार हो जाए, और गौहर अयूब ने इनकार कर दिया। देखिए, एक पाकिस्तान जो PAC है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाया तो इनकार हो गया। रजिस्ट्रार को बुला नहीं सकते तो जज और फिर चीफ जस्टिस, ये इम्पॉसिबल बात है। मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात है और ये हो ही नहीं सकता। ये तो ये पार्लियामेंट में गैली, देखिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इसको आप मिक्स ना करें। जो ये नैरेटिव पार्लियामेंट में हो रहा है, इसको ये लीगल स्ट्रेटजी ये नहीं होगी। और देखिएगा कल हालात कुछ डिफरेंट होंगे, वहाँ कोई और आर्गूमेंट होंगे और यहाँ कुछ और हो रहा होगा। जदून साहब भी बैठे हैं, अदालत के सामने इस तरह की बातें नहीं होती। सियासतदान है, ठीक है, उनका हक है, पार्लियामेंट में वो डिबेट कर सकते हैं और वो करेंगे। जजेस उस पर मेरा ख्याल है वो उनको भी कोई माइंड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ कोई लीगल आर्गूमेंट होगा और लीगल आर्गूमेंट के लिए हुकूमत जो है वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अलहदा बनाई होगी। यहाँ जो है ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और अपनी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है और ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जिस तरह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने कैरेट एंड स्टेट की पॉलिसी रखी, एक तरफ कहा कि 4 बजे तक आप जो है वो जवाब दें, सारे डेट फाइनल करें। जो 10 साल की एक दूसरे की रिफ्ट है, मिसट्रस्ट है, वो 4 बजे तक करें। और साथ ही कहा कि नहीं करेंगे तो हम 14 मई का जो ऑर्डर है वो फैसला बरकरार रहेगा। और मेरा ख्याल है कि वो जो 5-10 मिनट की हेयरिंग में जो रिमार्क है चीफ जस्टिस साहब की, और जैसे मुनीब साहब ने जो तंबीह की इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को, सीनियर ऑफिशियल को, वो कोई अच्छा टेस्ट नहीं किया और उसकी वजह से ही तलखी बढ़ी है। हालांकि जस्टिस तो दिया पार्लियामेंटेरियन ने, वो आए, उन्होंने बात की, और बेहतर होता कि वही टाइम उस वक्त ही 27 तारीख तक टाइम दे देते तो ये नौबत ना आती। चलिए, वो आपको लगता है कि उससे तलखी बढ़ी है, लेकिन वो इसके फौरन बाद जो ब्रेक में आके बाहर जब खड़े हुए थे, तो हम भी वहाँ खड़े थे, आप भी थे, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने उसी जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा था, उन्होंने कहा जी हम एहतरामन आ गए हैं, लेकिन हम वो हमारे नजदीक वो 4-3 का फैसला नहीं, वो मानते नहीं। वो देखें, वो इस मामले में इस वक्त हुकूमत भी हटने को तैयार नहीं है, अक्टूबर के मामले में।
और पीटीआई मेरा ख्याल है कि वो जुलाई तक जाएगी, अगस्त तक। और चीफ जस्टिस भी चाहते हैं कि मेरे टेनोर में ही इलेक्शन हो। पंजाब के लिए इंटरेस्ट ना पीटीआई का है। आपकी तो मुलाकात हुई इमरान खान साहब और इमरान खान साहब ने यही बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि मैं भी देख रहा हूँ कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे और पंजाब का इलेक्शन जो वो भी नहीं देख रहे। और मेरा ख्याल है अदालत भी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन इकट्ठे हों, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश गालबन ये है कि मेरे टेनोर में हो और इतना टाइम हो कि पीटीआई के इक़्तिदार में आ जाए। तो जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसमें उनके धड़े को अफादियत मिलेगी ना। देखिए ये जो नेशनल पॉलिटिक्स है ये जुडिशल पॉलिटिक्स के साथ ब्रेकअप है। जुडिशल पॉलिटिक्स में दो तीन चीजें बहुत सारी बातें उनके पेश नजर हों जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन देखना यह कि जो फैसला उन्होंने दिया है वो आईन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। असल बात तो ये है ना, वो फैसला केपी के हवाले से क्यों नहीं है, सिर्फ पंजाब में क्यों है। ये देखे ना, ये थोड़ा सा जो मामला है वो ये सिर्फ पंजाब पे फोकस होना और फिर ये कहना कि जी ठीक है अगर आप आपस में मिल बैठ तो फिर गुंजाइश हो जाएगी। तो देखिए गुंजाइश तो निकलती है ना, सिर्फ आइन कानून ये जो आइन की इंटरप्रिटेशन है जजेस 63A में जिस तरह देखें ये कहीं भी जा सकती है आइन की मंशा। तो हर किस्म की नज़ीरें होती हैं, माजी में मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो जो चाहें वो उस तरफ लेके जाते हैं चीज़ों को। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई 90 दिन में ही उनके पास ऐसी आर्टिकल 254 है जिसके तहत वो चीज़ों को सेट भी कर सकते हैं। देखिए असल चीज़ है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि उनके टेनोर में ही इलेक्शन हो सारे, और जब वो होंगे क्योंकि अब मगर बड़ा सवाल यह है कि कल क्या होगा फिर। जदून साहब, इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने कल, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा होनी है कि जनाब पैसे आपने कहा था स्टेट बैंक ने जमा करा दिए हैं, तो होना तो ये चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रही है या उनका फैसला ये है। तो अब इसहाक डार साहब ने क्या कहा, पहले इसको सुन लीजिए कि इसहाक डार साहब ने कैसे कहा कि ये हो नहीं सकता, कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। ये फैसला 4-3 है तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। फिर जो एक ऑर्डर आया उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जी नहीं आप ये पेमेंट करें, स्टेट बैंक ये पेमेंट करें। तो स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है वो फाइनेंस डिवीजन है। अब सवाल यह है कि जदून साहब ये तो नहीं हुआ जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जस्टिफिकेशन या लॉजिक इसहाक डार साहब ने प्रेजेंट कर दी। अब कल क्या होगा ये देखें, इसमें थोड़ा सा पीछे आप बैकग्राउंड में जाएं, काफ़ी अरसे से ये डिस्कशन हो रही है। हाँ 4-3, 3-2 ये जगह। अब जिस तरह मलिक साहब ने कहा है, देखें ना, एक आपने एक तो नंबर 1 एक प्रोविंस पे फोकस किया हुआ है। इन 4 जजों ने यही कहा था कि जो पिटीशन पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, एक IC है, एक कंटेम्प्ट है और एक ऑपरेटिंग ऑर्डर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, ऑनरेबल जज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के। उसके अलावा 4 रिट पिटीशन जो है पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। इन्होंने कहा जी नहीं जी वो नहीं आगे आ जाए। अब फिर KPK का जब बारी आई तो उन्होंने कहा जी आप दोबारा उधर चले जाएं, रिट पिटीशन वहाँ पे जाके फाइल करें। अब इसका मतलब यह है कि जो 4 जजेस ने फैसला दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको इंडोर्स कर दिया कि आप दोबारा पेशावर चले जाएं, वहाँ पे रिट, उन्होंने दोबारा जाके वो इलेक्शन की वहाँ पे रिट फाइल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि इसको देखें ना, उसकी जो जजमेंट है उसको किस तरह इंडोर्स करेंगे, कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। अब पार्टी बेस पे तो जजमेंट नहीं होती कि एक पार्टी एक्सेप्ट करे दूसरे, अक्रॉस द बोर्ड, जिस तरह मलिक साहब बैठे हैं, मैं बैठूँ, आप बैठे, थोड़ी रीजनिंग तो हो ना। अब एक आपने कह दिया है, अब जो आखिरी ऑर्डर उन्होंने किया है, उन्होंने कहा जी आप ये फंड रिलीज करें और पोस्ट फैक्टो अप्रूवल पार्लियामेंट दे। अब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट किस तरह डायरेक्ट कर सकती है काम करे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में कुछ तो होगा ना, उसने अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट कैसे कराना है। वो ये तो देखिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में जो भी होगा, लेकिन देखिए अगर बजट जो होता है ना, बजट सबसे पहली बात यह कि जहाँ पे जो जुड़ी अपना इलेक्शन कमीशन है ये इस तरह इंडिपेंडेंट नहीं है कि उसके पास अपने रिसोर्स हों। उन्हें तो ये चाहिए हर बजट में इलेक्शन कमीशन को आप इंडिपेंडेंट फाइनेंस दें, चाहे इलेक्शन हो ना हो, अगले साल वो लैप्स हो जाएगा, आगे चला जाएगा ना। अब ये तो नहीं है कि कोई असम्बली दरम्यान में डिजॉल्व कर दे, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो पार्लियामेंट ही देगी ना सप्लीमेंट्री ग्रांट अंडर आर्टिकल 84, कौन उसकी अप्रूवल देगा? अगर नहीं देती, उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिए, अब फिर वो कहते हैं 4-3 तो वो 4-3 को तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंडोर्स कर दिया है। मीनिंग देयर बाई उन्होंने कहा जी पेशावर वाला जो है उसको तो छोड़ दें, वो पेशावर वाले दोबारा हाई कोर्ट में चले जाए। एक ही केस है, पहले आपने टेकअप कर लिया, फिर आपने कहा जी नहीं पेशावर का जो केस है वो आप दोबारा उधर ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार ने, और वो उन्होंने दोबारा जाकर रेट फाइल कर दी। अब ये उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिख दिया कि पार्लियामेंट जो है ये पैसे रिलीज कर दें, वो रिलीज कौन करेगा? बात तो उनकी ठीक है ना, फाइनेंस डिवीजन इज कस्टोडियन ऑफ द फाइनेंस, ठीक है, रिलीज उन्होंने करने ना, किसी ऑर्डर से होंगे ना। उन्होंने कैबिनेट में भेजा है, कैबिनेट ने कहा जी हम तो करते हैं, पार्लियामेंट को भेजे, पार्लियामेंट ने कहा नहीं करेंगे। अब दिस इज बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मसला ये है कि हसन खावर साहब आज आपके भी लोग गए थे पार्लियामेंट और उनको पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया कि जनाब आप तो इस्तीफा दे चुके हैं। अगरचे वो कहते हैं कि जी हमें अदालत ने कह दिया कि आप रिस्टोर हो गए हैं, लेकिन स्पीकर साहब समझते हैं कि आप रिस्टोर नहीं हुए। तो पार्लियामेंट ने आज जो बहुत लाउडली एक्सप्रेशन दिया है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आप लोगों का एक शेयर जो है वो नहीं हो सका, या एक काउंटर आर्गूमेंट जाहिर है शायद आपका आता, तो आपको तो पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया। वन साइडेड देखें, ये तो प्लेटफॉर्म बन गया ना पार्लियामेंट, वहां पे तो अपोजिशन में भी राजा रियाज साहब बैठे हैं। तो मतलब पार्लियामेंट की जो एक ड्यूटी है इस सिस्टम के अंदर वो क्या है कि तमाम पार्टियां एक फ्लोर पे बैठ के बात कर रही हैं। तो जब सारा वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होनी है तो आप मुझे बताएं कि पीटीएम की अपनी पार्टी का इजलास हो जाए या पार्लियामेंट का हो, दोनों में प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं ये जो आपकी बात सुन रहा था, देखें ये बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला सवाल ये है कि आईनी तौर पे इलेक्शन क्या 90 दिन के अंदर होने चाहिए, आईन वाज़ेह है इस बात के ऊपर। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, 9 मेंबर बेंच बैठते हैं, 9 मेंबर बेंच में से 2 ने तो खुद कहा था नहीं, तो वो तो समझते थे कि मेंटेनेबल है, बाकी 2 ने और फैसला कर दिया। ठीक है, उस 9 में से 2 ने कहा जी मेंटेनेबल नहीं है। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला जब आ गया, फिर बेंच बना हेयरिंग के लिए। उसके बाद फिर 2 फाजिल जजों ने अपने फैसले में मेंटेनेबिलिटी का इशू उठाया। मेरी जाती राय में उनको पहले ही कहना चाहिए था, उस वक्त मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अगर आप 9 में से देख लें जिसके सामने ये क्वेश्चन था कि इसको हेयर करना चाहिए कि नहीं, उसमें से टोटल 4 जजों का ख्याल था नहीं करना चाहिए, 5 का ख्याल था करना चाहिए। जिन 4 का ख्याल था नहीं करना चाहिए वो भी 90 दिन में इलेक्शन को सपोर्ट करते थे। बहरहाल 5 मेंबर बेंच का फैसला आ गया। अब इन्होंने कह दिया कि जी बजट नहीं देना। अब ये जो हुकूमत हरकत कर रही है, इसमें से एक एक हरकत, ये केस स्टडीज लिखी जाएंगी इसके ऊपर तारीख में, एक एक हरकत ऐसी है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को जेपरडाइज कर सकती है। इलेक्शन के अखराजात पे वोटिंग पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और उसके अलावा अगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट भी किसी और चीज पे चाहें कि वोटिंग ना हो, ये इख्तियार भी आईन में उनको दिया गया है। तो पार्लियामेंट के पास ये राइट ही नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने वो कर दिया। आपको पता है कि पूरे साल में आप कह रहे हैं पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है। देखिए सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि हमारी हुदूद है और तमाम इदारे हुदूद में रहकर काम करें और हम किसी को अपनी हुदूद फलांगने नहीं देंगे। ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, जरा सुन लीजिए ख्वाजा साहब ने क्या कहा। क्या है ये एक ब्रॉड असूल तय हुआ है कि पार्लियामेंट का जो अदारा है हम उसकी तरफ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे। और पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है और कोई तजावज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जो किसी की टेरिटरी है वो उसमें बिल्कुल ऑपरेट करें, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है जो आइन हमें देता है, अगर उस पर तजावज़ किया गया तो पार्लियामेंट जो है आइन के अंदर रह के जो भी इक़दाम उठा सकती है। अच्छा, एक तो हसन साहब होंगे ट्रस्ट पासिंग की हम इजाजत नहीं देंगे, ये पार्लियामेंट का रोल जो अदा पार्लियामेंट ने करना है वो पार्लियामेंट ने करना है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब अभी मालिक साहब के शो में थे, वो कहते हैं कि जी हमने तो अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की ही नहीं है क्योंकि अदालत ने 4-3 से फैसला दिया हुआ है, हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं, बात खत्म। पता चलेगा जब कंटेम्प्ट में सारे डिस्क्वालीफाई होंगे, पता चलेगा किसने क्या फैसला दिया। बहरहाल मैं आपको ट्रेस पासिंग वाली बात पे पहले आते हैं ना। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि आइन के अंदर जो हदूद तय की गई है, अगर हर इदारा उनके अंदर रह के काम करेगा और ट्रेस पास नहीं करेगा तो सिस्टम चल सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दें जो कि आइन से बाहर निकल जाए। आप ये चाहें कि आप पार्लियामेंट की करारदादों के जरिए आइन की शक्लें बदल दें, आप इलेक्शन से मुंह मोड़ लें, जिस चीज पे वोट करने का हक ही नहीं आप वोट दें, अदालतों के फैसले मानने से इनकार कर दें। आपने तो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया ना। अब आप कह रही हैं सिस्टम के बारे में कोई भी इदारा अपना काम करेगा तो वो ट्रेस पास है। भाई ट्रेस पास नहीं है, आप सिस्टम का कब्जा ग्रुप बन गए हैं क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। आप कहते हैं मैंने उतरना ही नहीं है, मैंने अवाम के पास जाना ही नहीं है। असल तो ये कब्जा ग्रुप है, ये कोई ट्रेस पासिंग कोई और थोड़ी कर रहा है, ये दूसरे इदारों की जड़ों में जाके बैठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि अब आगे तो बड़ी वाज़ेह बात है, ये तो जो चीफ जस्टिस साहब ने किया कि इनको टाइम दे दिया, देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था, ये उनकी मर्जी है। मेरी राय आपकी राय फर्क हो सकती है,
लेकिन इस पे तो एक ही बनती थी बात कि जी कंटेम्प्ट के अंदर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको डिस्क्वालीफाई करें, सजा सुनाएं। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में अगर सियासी जमातें बात कर ले तो कर ले, डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा ये भी एक आईनी मामला है सर। जी, इसमें भी एक कानूनी नुक्ता है ना, क्योंकि अब इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे तो पार्लियामेंट ने किया है, तो क्या पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है उस पर तौहीन अदालत लगेगी। खैर इस पर मैं आता हूं, मगर पहले मैं मलिक साहब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आज जो एक नुक्ता शहबाज शरीफ साहब और लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि जनाब या अगरचे हम पहले भी डिस्कस करते हैं, जदून साहब के साथ भी बात होती है, वो कहते हैं ये पंचायत करने का इख्तियार जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उनका यह है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। ये ज़रा सुन लीजिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। कोर्ट की जो उन्होंने अपने फैसले में कहा उससे हटकर मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है, और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। अच्छा मलिक साहब, अब ये वो कहते हैं कि जी पंचायत नहीं कर सकते, आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते, ये उनका अगरचे ये तमाम जमातें जो हैं वो ईद से 2 दिन पहले वाली जो समाअत हुई है अदालत में उसमें सब शरीक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि पंचायत नहीं हो सकती। देखिए ये तमाम फरीकैन एक दूसरे से मिसट्रस्ट है। वो जमातें आई, जैसे मैंने कहा कि वो समझ रहे थे कि आर्डर या रिकॉल होगा या हमें कोई टाइम दिया जाएगा। जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि नहीं 14 के आर्डर से हम पीछे नहीं हटेंगे, आप डेट 4 बजे तक डेट फाइनल करें, और डेट भी चीफ जस्टिस साहब ने बताई जुलाई में। अब जुलाई का मामला जो है ये देखें, इसमें बड़ा मुश्किल है। हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि वो जो नेशनल असम्बली के इंतखाबात मौजूदा चीफ जस्टिस की टर्नओवर में मेरा नहीं ख्याल वो कराएं। ये बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के लिए भी मसला है कि उनके 2 जज नहीं लग रहे सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से, आपको पता है, और अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत जब आएगी जुलाई में तो वोट उनको मिल जाएगा अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस साहब को, उनके 2 जज लग जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी उनके साथ जो ये मौजूदा हुकूमत पीडीएम हुकूमत, इनके साथ जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन है वो नाराज़ है कि आपने पहले फैसिलिटेशन की चीफ जस्टिस को जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में सपोर्ट किया। तो हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त वो अगर फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ जो है वो जजेस की आप ये समझते हैं कि इलेक्शन जुलाई या अक्टूबर में होने के बीच में सिर्फ यही एक नुक्ता है? देखिए ये बड़ा नुक्ता है। मेरा ख्याल है कि बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। मसला ये है कि चीज ये मूव कैसे हुई। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो सीएमए दायर की, या जो एबटाबाद के सरदार काशिफ आते हैं और अफ्तारी से पहले एक पिटीशन दायर होती है, वैसे जदून साहब बैठे हैं कि पिटीशन जो है फाइलिंग का टाइम रमज़ान में 1 बजे तक होता है, और वो अफ्तारी के टाइम पे हो रही है, अगले दिन फिक्स हो जाती है, और उस पर सारी सियासी जमातों को नोटिस हो जाता है। तो वो जो एक ब्रीफिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ हुकूमत ने ये प्रिज्यूम किया कि उस ब्रीफिंग के बाद ये सीएमए दायर होगी तो कोई आर्डर रिकॉल होगा या कोई और मामला होगा। लेकिन वहाँ जब मैसेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि नहीं, आर्डर में हम पीछे नहीं हटेंगे, आर्डर इलेक्शन 14 को ही होंगे, तो फिर जो है वो हुकूमत ने भी कहा कि फिर हमारा भी 4-3 का जो है वो हम उधर हम खड़े हैं, फिर वो फैसला जो है वो 4-3 का है। तो देखिए मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, जजेस का जजेस पे नहीं है, हुकूमत का चीफ जस्टिस पे नहीं है, चीफ जस्टिस का इन पे नहीं है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। अगर आप देखें सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और पीटीआई, इनके इंटरेस्ट और सेक्शन ये एक तरफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत, और अगर आप देखें तो ये एक साइड पे खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक धड़ा इधर वकला डिवाइड है। तो ये इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में या ओवरऑल डिवीजन है ये बड़ी है। और जब सुप्रीम कोर्ट डिवाइड होगी, आप कहते हैं पार्लियामेंट आधी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वर्किंग, वहाँ तो आप भी 8 जजेस के साथ काम कर रहे हैं। आसान साहब, अब 2 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई ना। एक बात ये वाज़ेह हो गई कि 14 मई को इंतखाबात होना नियर टू इम्पॉसिबल है।
अच्छा, दूसरी बात ये वाज़ेह हो गई है कि जो हुकूमत है ये मुज़ाकरात के जरिए कुछ जुलाई वाली ऑप्शन भी नहीं मानना चाहती, वो भी अक्टूबर में जाएगा। ये दोनों चीजें नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि वो 14 मई वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट कैसे मैनेज करेगी? पीटीआई ने जो जिनको नामजद किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बहुत गहरे दोस्त हैं चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है। तो देखें वो सारी चीज़ें, और इस वक्त पीटीआई को कहीं से भी पाकिस्तान में कहीं किसी प्लेटफॉर्म किसी फोरम पे कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरेस्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की इनसिक्योरिटीज़ को हट के वो नहीं जाएंगे आगे। देखिए, अगर केपी के हवाले से क्यों खामोशी है, सिर्फ पंजाब का क्यों फोकस है, और मेरा ख्याल है पीटीआई की भी ख्वाहिश और जो ये है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे हों, और हुकूमत जो है, यही मैं कह रहा हूँ कि जब आपस में मिसट्रस्ट ख़त्म होगा तो फिर ये मामला, फिर में भी ये अब इदारों का इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं है जैसे, और इमरान खान साहब का किसी और जगह ट्रस्ट नहीं है, तो ये मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि कोई जब तक ये बात मिल बैठ के नहीं होगा, अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि फिर जो है नहीं, मगर सवाल मेरा वो है ना कि फिर 14 मई वाले फैसला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे टैकल करेगी? कल की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल ये याद रखें कि कल सिर्फ उस पिटीशन की समाअत है। वो 17 को जो डेडलाइन है कि आपने जो 27 को देना है, वो सिर्फ अभी कल हुकूमत उस में भी उससे पूछा भी ना जाए, क्योंकि कल डेडलाइन है, अगले दिन में भी समाअत हो उस हवाले से, वो जो सप्ताह की पिटीशन है। मगर अभी हसन खबर साहब कह रहे थे कि जी तौहीन अदालत होगी, फिर ये तौहीन अदालत भुगतेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो ये भी चाह रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने टेनोर में तसर ये है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ना करें, और आपने देखा होगा कि उनके पास टाइम था, वो कंटेम्प्ट की करवाई, उन्होंने 1-2 ऑब्जर्वेशन दी लेकिन कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं किया। और हुकूमत तो मेरा ख्याल है उसके लिए तो बेहतर है कि कंटेम्प्ट करें, ताकि टाइम ड्रैग हो, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग तो महीने लग जाते हैं, 2 महीने 3 महीने, तो यही तो टाइम है क्रिटिकल जो हुकूमत चाह रही है कि कंटेम्प्ट में। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब भी चाह रहे हैं कि उनका जो अल्टीमेट इस वक्त ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन, वो उसको फोकस करें, न कि वो कंटेम्प्ट की तरफ जाए, और कंटेम्प्ट मेरा नहीं ख्याल ये उसकी तरफ वो जाएंगे। ठीक है, चलें, एक मसला ये है कि कल आप जाएंगी अटॉर्नी जनरल आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के पास आकर कहेंगे कि जनाब ये पैसे नहीं जारी किए गए या नहीं जारी किए जा सकते, कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है, और ये पार्लियामेंट ने फैसला किया है। रिव्यू फाइल कर दिया आपके वो फैसलों। अच्छा, जो 2 फैसले हैं जिसमें आपने स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी है, और दूसरा जो आपने कहा कि जी मेजॉरिटी लॉस कर जाएगी हुकूमत अगर फाइनेंस बजट, तो दोनों को रिव्यू पहले डिसाइड कर दें और उसके बाद फिर आगे जाएं। और फिर तीसरा एक और ऑप्शन भी हुकूमत कंसिडर कि ऑडियो लीक्स आ गई हैं, उसके बाद क्या आपको बैठना चाहिए नहीं, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो अभी उससे हुकूमत वो अपना ऑप्शन बाद में इस्तेमाल कर सकती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं जदून साहब। अब जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था, कल अब कोर्ट लगेगी, अटॉर्नी जनरल साहब जाकर कहेंगे जनाब ये नहीं हो सका, आपका ऑर्डर था 27 का लेकिन ये नहीं हो सकता, प्लस हमने उसको रिव्यू कर दिया है, तो 14 मई वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट कैसे उससे पीछे हटेगी और फिर वो क्या होगा? ये देखें ना, पहले भी बात का सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि ऐसी जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। मिसाल के तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट किसी को कहती है जी आप आधे घंटे में कराची में जाकर वापस आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो अब एक तो फाइनेंस का इशू है, चल फाइनेंस हो भी जाता है तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? देखें ना, अब एक आपको नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पर तुली हुई है कि जी आप जुलाई में या जून में और पंजाब में इलेक्शन लाजमी कराएं, ये भी कोई रीज़न नहीं पता चलती ना। अब एक तरफ वो कहते हैं कि जी 224 है, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, 90 दिन में हो सके तो कब के खत्म हो गए ना, बेयर मिनिमम टाइम में होने चाहिए, तो फिर देखें ना, वो कहते हैं जी आप बाहर जाएं, बात करें, दोनों पोलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, PDM और PTI, डायलॉग करें, डायलॉग के लिए कोई आप हमें तरीके दें। लेट्स से वो टुमारो दे विल कम जी हम डायलॉग करते हैं तो इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो फिर कहाँ पे जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ये देखें ना, ये सबसे जो उन 4 जजों ने सबसे पहले ये फैसला दिया, उन्होंने कहा था एक तो उसने लीगलिटी पे फैसला दिया था, टेक्निकल चीज के लीगल क्या है, उन्होंने कहा ये जो आपकी पिटीशन पेंडिंग है सही। अच्छा, आप अगर फर्ज करें कोई इलेक्शन, अब इलेक्शन होता है और फर्ज कीजिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और 5 साल पूरे होने के बाद तहरीक इंसाफ फैसला करती है कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन तो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, और उसके बाद उनके पास कोई रीजंस के 2-4-5 रीजंस घड़ लेते हैं, फिर क्या होगा? इलेक्शन नहीं होंगे।
नहीं देखो ना, रीजन तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना, ये तो पॉलिटिकल थिकेट है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टियों ने ये क्वेश्चन रिजॉल्व करना है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों अपना वो है हर सूरत में हाथ डालती है। 90 दिन तो काम ही खत्म हो गया है ना। अगर ये कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज लिखा हुआ है, वो तो खत्म हो गया है ना। हम ये देखो ना, हम ये नहीं चाहते कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए इलेक्शन जो है डिले हो जाए, ये कोई भी नहीं चाहता मेरे ख्याल में। मलिक साहब भी नहीं चाहते होंगे, मैं तो नहीं चाहता पर्सनली कि जी आप एक बहाना बना के कोई इलेक्शन। लेकिन देखिए ना, अगर अक्टूबर में, आप जुलाई में इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं, नेशनल असेंबली किस तरह डिजॉल्व हो जाएगी, वो किस तरह खुद ब खुद रिजॉल्व करेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनको किसने, आप देखें ना, उस दिन आपने इमरान खान का इंटरव्यू सुना है, वो कहता है जनरल बाजवा ने मुझे कहा था जी कि आप संडे डिजॉल्व कर लो। पहले उन्होंने कहा था जनरल बाजवा ने मेरी क्या होगा, एमक्यूएम अगर इस्तीफे देके बाहर आ जाती है, सदर साहब कहते हैं तमात का वोट लें, क्या होगा? नहीं वो तो मतलब आप हाइपोथेटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, नहीं इस्तीफे जमा कर लिए अपने पास। नहीं वो तो उन्होंने तो मर्दमशुमारी भी उनके डिस्प्यूट है, हो सकता है उनका जो ग्रीवियंस है मर्दमशुमारी वाला डिस्प्यूट कैसे एड्रेस हो सकता है उनका? नहीं वो तो एड्रेस, लेकिन वो देखे ना, अगर वो कहता है प्रेसिडेंट के जी ये कॉन्फिडेंस वोट ले तो वो ले लेंगे, जाहिर उनके पास उनको अरेंजमेंट होगा उनके पास ना। वो तो अगर कहते हैं जी नहीं है बाहर है, अभी तो एमक्यूएम ये जो डिसीजन भी पार्लियामेंट ने किया है, एमक्यूएम इसका पार्ट है, उन्होंने कहा ठीक है आप पार्लियामेंट जो कह रही है वो सही है। आपने सुना है कैबिनेट के अंदर पूरे मौजूद थे, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी जो उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, उन्होंने यही कहा कि हमारी जो टेरिटरी है इसमें सुप्रीम कोर्ट का एंटर नहीं होना चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, 1 by 1 तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, वकला का देख लें, बार एसोसिएशन दे दें, सुप्रीम कोर्ट देखें, पार्लियामेंट देखें, इसके अंदर इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है ना कि इसके लिए कोई वे फॉरवर्ड जो है ना, वो एक ग्रैंड डायलॉग के जरिए को निकालना पड़ेगा, वरना तो यही तो चीफ साहब कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग करें, तो अंदर भी करें ना चीफ साहब। आप कह रहे हैं पंचायत का वो अंदर भी करें ना, पहले अपने से शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये सैंपल होता, अब भी देखो सबसे पहले आके लोगों ने कहा जी आप फुल कोर्ट बना लें। यकीन करें अगर फुल कोर्ट होती ना, हो सकता है डिसीजन के अगेंस्ट ही आया था गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंट के पास फिर चारा कोई नहीं था कि जी 4-3। आप देखें आज भी कह रहे हैं 4-3, अगर ये फुल कोर्ट बन जाती, हो सकता है 8 जज जो एक तरफ हो जाते और जो बाकी 6 हैं वो एक तरफ हो जाते, ठीक है, या 7 जो 15 हैं। तो अब क्या करती फिर गवर्नमेंट के पास दूसरी ऑप्शन तो नहीं थी ना। अब इन्होंने खुद उनको ये विंडो दी है कि जी आपने कहा फुल कोर्ट, हमने कहा अब फुल कोर्ट में क्या मसला था, आप मुझे बताएं। आप एज ए रोजाना आप जाते हैं, मलिक साहब उधर ही होते हैं माशाल्लाह, कितने अरसे सुप्रीम कोर्ट में एक कंसेंसस बन जाता है पूरी नेशन के लिए, ठीक है, मतलब एक डिसीजन ऐसा आता जिसको क्रॉस आज कर लेती भी। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब का भी मैं इस पर मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। हसन खावर साहब, आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़हनी तौर पर यह कबूल कर लिया है कि इलेक्शन एक साथ ही होंगे? अगरचे आपने टिकटें बांट दी हैं, आज उस पर रिव्यू भी हो गया है, अभी भी आपकी पार्टी के अंदर बहुत लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं टिकटों के लिए, लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडिंग पीटीआई को है, ज़हनी तौर पर कबूल किया हुआ है कि जी होने ही इलेक्शन इकट्ठे ही हैं और जुलाई में भी होते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं? लेकिन अगर जुलाई में इलेक्शन के लिए आप मान जाते हैं और इस पर कंसेंसस कर लेते हैं, या जुलाई से आगे आप चले जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आइन की वायलेशन पर तो आप भी राजी हो गए ना? नहीं, 2-3 चीजें देखें। पहली बात तो यह है कि 1 मिनट के लिए आप सियासी नुक्ता नजर से हटके देखें। अगर कोई भी शख्स इस चीज पे यकीन रखे कि जी इस मुल्क में इलेक्शन सिर्फ इकट्ठे हो सकते हैं, तो आपने दोबारा पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया। आपने सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। कल को इसका मतलब यह है कि अगर एक सूबे में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, तो आप उसको 5 साल एक नॉमिनेटेड गवर्नमेंट के थ्रू चलाएंगे कि तुम्हारी बारी तभी आएगी जब नेशनल इलेक्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सियासी उस पर नुक्ता नजर है वो भी है, हम तो इनिशियली चाहते थे कि इलेक्शन नेशनली हो, लेकिन जब नहीं हुए और हम पंजाब में, तो पंजाब आइन के मुताबिक और अदालत के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। अब आती है बात कि क्या हम आप तैयार हैं? देखें, अगर ये सबको सूट करता, बातचीत करने के लिए तैयार होते, तो हम बीच की कोई तारीख ये हो सकता था कि एग्री करते। लेकिन मेरी जाती राय में आपने जो बात किया, जो सवाल उठाया, वो सबसे अहम है, और वो ये है कि क्या तमाम सियासी जमातें मिल के आइन को रीराइट कर सकती है? नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अगर ये तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो भी जाती, तो इनको पार्लियामेंट में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर 1 टाइम डिले, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर ये सारी जमातें मिलके जाती और 1 टाइम रीराइट करती, फिर करती। लेकिन वो होना चाहिए, मेरी जाती राय के ऊपर, ये सिर्फ अदालती हुक्म पे नहीं होना चाहिए। ये बड़ा गलत जो है मिसाल ये सेट करेगा मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान की सिस्टम की बका इसमें मेरे ख्याल में खतरे में होगी, क्यों अगर इस तरह के हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं इलेक्शन करवाना चाहते, तो बिल्कुल पंजाब का अलग हो सकता है, खेती का अलग हो सकता है। आइन इस बारे में वाज़ेह कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एक सियासी प्रेफरेंस है। लेकिन ये बताएं हसन खावर साहब कि आपको पंजाब के इंतखाबात की तो जल्दी है, उसको आप परसू भी कर रहे हैं अदालत में, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में आप इतना दिलचस्पी लेते नजर क्यों नहीं आ रहे?
नहीं, उसमें भी उतनी दिलचस्पी है। देखिए बात यह जान इनकी पंजाब से निकल रही है ना, पंजाब का ये मसला जब हल हो जाएगा बाकी मसले हल हो जाएंगे। पंजाब से जान निकल रही है इलेक्शन कराते हुए हुकूमत। मगर आइन और कानून की बात है ना, 90 दिन के इंतखाबात की बात है, जान किसी की निकलना जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्कुल 90 दिन चले गए सर, वहां पे बेयर मिनिमम टाइम में इलेक्शन हो चाहिए, केपी में भी 100% होना चाहिए। मैं आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो एग्री करता हूँ आपकी बात से, इससे कौन डिसएग्री कर रहा है? हमारा उतना ही इंटरेस्ट केपी में, उतना ही पंजाब में है। आपके ख्याल में अगर हुकूमत जगह पंजाब में करवा रही है और केपी में ना करवाएं तो क्या हमें काबिल कबूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आईनी सिचुएशन वहां भी यही है, आईनी पोजीशन वहां भी वही है, वहां भी इलेक्शन होने हैं, आईनी मुद्दत के अंदर होने हैं, उसमें तो हमें बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक है। हसन मलिक साहब, एक खत लिखा जा रहा है स्पीकर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को, अब ये क्या है, इससे क्या होगा? इसकी कोई लीगल हैसियत तो नहीं होगी, कोई खत और ये रेजोल्यूशन, इनसे आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर आपने चेंज करना है तो वो जज, उन्हीं जजेस के पास जाना पड़ेगा और अल्टीमेट अथॉरिटी चीफ जस्टिस के पास होती है। हम 4-3 पे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 4-3 का फैसला है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी चीफ जस्टिस के पास है। वो फिर बेंच बना के वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी, जो फैसला है वो 3-2 वाला वो है फैसला, 4-3 वाला नहीं है। तो फिर आपको वही बात माननी पड़ेगी जो चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट के रूल ने इतनी पावर दी है चीफ जस्टिस को, अगर ये 7 के बजाय ये दूसरे जजेस 10 भी हो जाएं, 12 भी हो जाएं, तो चीफ जस्टिस डोमिनेट करेगा और अल्टीमेट से उनकी होगी। रूल्स ने और उसमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट में इंटरनल, हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसको रेगुलेट जब तक आप नहीं करेंगे मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी और इवन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। जैसे हमने देखा कि एक चीफ जस्टिस आए, उन्होंने कहा जी डैम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 184(3) में उन्होंने पूरा फोकस डैम पे किया। दूसरे चीफ जस्टिस आए, उन्होंने कहा जी कि इंक्रोचमेंट बड़ा इशू है और कराची में जो है वो उन्होंने टावर गिरा दिए ये वो। फिर अगले जो है वो अब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनके डिफरेंट अप्रोच है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार कैबिनेट को दे के मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स में जजमेंट दे के फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ कर दी, लेकिन यहाँ जो है वो अपने ऐसे जजमेंट आए हैं और एक सेक्शन ने दिए हैं और चीफ जस्टिस के इख्तियार को मजीद जो है वो बढ़ाया है और कहा कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। तो मेरा ख्याल है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इंटरनल रिफॉर्म नहीं होगी चीज़ें ठीक नहीं और क्या आपको इस बात का कोई इम्कान नजर आता है अब इस स्टेज पर जाके कि फुल कोर्ट बन जाए? क्योंकि राना सनाउल्लाह अब भी कह रहे हैं कि जी अब भी बना दें आप फुल कोर्ट। देखिए एफर्ट तो चल रही है विद इन सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को रिकन्सिलेशन करने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस हद तक तो रिकन्सिलेशन ना हो पाए, लेकिन हालात ऐसा लग रहा है कि अब बिगड़े हैं कि नहीं, जितने हो चुके हैं होंगे और मे भी थोड़े सुधर भी जाएं, लेकिन जो है वो आप कहें कि बिल्कुल कोई अच्छा सब अच्छा हो जाएगा, वो उस तरह नहीं होगा। उसकी बहुत माजी में जो तलखियाँ हैं जो जस्टिस काजी फैसल केस के बाद हुई हैं और जजेस ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ एक जजमेंट में कहा है और जो भी, वो भूलने वाली बातें नहीं हैं एक दूसरे के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है ये कंसेंसस हो जाएगा कि अल्टीमेट से आगे ना जाया जाए और एक दूसरे की रिमूवल में या किसी और इदारे के हाथ में नहीं खेला जाए और कम से कम कुछ रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो अपने तय किए जाएँ। मेरा ख्याल है उसमें एफर्ट जारी है और उम्मीद है कि उसमें चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए अब ज़रूरी है कि जी जो चीफ जस्टिस हैं हो भी सकता है कि फुल कोर्ट की तरफ मामला भेजें, लेकिन उनका जो टेनोर है पूरा उसमें किसी हाई प्रोफाइल पोलिटिकल सेंसिटिव केस में उन्होंने जस्टिस काजी फैसल को मामला रेफर नहीं किया है, ना जस्टिस सरदार तारे को किया। तो हिस्ट्री तो ये बता रही है कि वो उस तरफ नहीं है, लेकिन इस वक्त वो भी एक पार्लियामेंट की तरफ से एक दबाव है, इखलाकी तौर पे दबाव है, मैं आप कह सकते हैं लीगली उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ फिर मैं जजून साहब के पास आता हूँ। एक और मामला भी है, तहरीक इंसाफ एक दरख्वास्त और भी लाई है कि जो 90 दिन की हुकूमत थी वो 91वें दिन में उसके पास अथॉरिटी नहीं रही और वो बरकरार नहीं रही निगरान हुकूमत। जी वो एक इम्पॉर्टेंट है इशू। अब उसमें उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होगी अब चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करती है, कि एक कार्ड आप कहें कि ये मजीद है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर ये मामला हो जाता है तो वो मामला टेकअप हो जाएगा कि इसकी सैनिटरी क्या है, लीगल सैनिटरी। क्योंकि मसला ये है कि 120 दिन
जिस ये केयर टेकर 90 नहीं 120 दिन तक काम कर सकती है, और 120 दिन के बाद क्या होगा, किस तरह लीगल कवर होगा। बातें ये भी हो रही हैं कि असेंबली दोबारा रिस्टोर हो जाए, इस किस्म की बातें। एक और दरख्वास्त दिलचस्प आई है, एक और दिलचस्प आई, और मेरा ख्याल है कि यही 90 दिन के बाद पुरानी असेंबली को बहाल कर दें। देखिए ये जो सियासी केसेस है ना, इनको डील मैंने देखा है जितना अच्छे तरीके से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया, उनको अंदाजा था कि ये पॉलिटिकल थैकेट्स में निकलने के लिए, और उन्होंने जो सोल्यूशन दिया था कि जी एक सवाल ये है कि जो असेंबलियां डिसॉल्व इसको हम से देख लें लीगली, और वो सवाल अगर उसको भी एडजुडिकेट कर दिया जाता, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन उसमें अतर मिनल्ला साहब के हवाले से भी जदून साहब एक एतराज ये भी हुआ ना कि वो अपने पूरा उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी उनके पास कोई पॉलिटिकल केस आता था, मतलब इस्तीफों वाला केस भी उनके पास गया, अली जफर साहब खड़े होकर वहां पर प्लीड करते थे, आर्गूमेंट देते थे, तो वो कहते थे कि जी देखेंगे स्पीकर का इख्तियार है और मैं स्पीकर के इख्तियारात में जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता, स्पीकर ने अगर चंद लोगों के भी इस्तीफे कबूल कर लिए हैं तो हमें उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन यहां पर वो स्पीकर ही के असेंबली तोड़ने या चीफ मिनिस्टर के असेंबली तोड़ने के इख्तियार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वहां पे देखें वो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, यहाँ पे तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो चुकी है, देखना उधर उन्होंने कहा था जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं जो स्पीकर के अख्तियार हैं वो इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो रिस्टोरेशन थी इसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि स्पीकर ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, एक टेबल वो रेजोल्यूशन सामने पड़ी हुई है और स्पीकर डिसाइड नहीं कर रहा, रात के 12 बजे कभी ये कभी वो। देखिए ना, जिसकी मेजॉरिटी है वो तो उसमें वायलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो उसने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यही कहा था ना कि स्पीकर का इख्तियार है वो डिसाइड करे, ये तो नहीं स्पीकर बैठ जाए। तो उन्होंने जो अतर मिल्ला साहब के फॉर एंड अगेंस्ट आए, उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पीडीएम की तरफ से गया, पीटीआई का, उनका ये मसला आप इवन जो इलेक्शन कमीशन के 2 अपॉइंटमेंट थी प्रेसिडेंट ने आर्डीनेंस के जरिए कर दी, तो हमने चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा दोबारा प्रेसिडेंट को भेजा यार पार्लियामेंट में मामला हल करो, क्योंकि पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। फिर उन्होंने रेजोल्यूशन मंगाई, कमेटी किस तरह बनती है, और अल्टीमेटली फिर देखे पार्लियामेंट के जरिए अपॉइंटमेंट, उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को भी नल एंड वाइड नहीं किया। उन्होंने कहा था आप इस तरह करें, पार्लियामेंट दोबारा, और फिर प्रेसिडेंट ने अपना वो ऑर्डिनेंस विदड्रॉ करके दोबारा पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की मंजूरी दी। तो उनकी जो वहाँ पे अप्रोच थी कैरेट एंड स्टिक वो ठीक चली, और उन्होंने पॉलिटिकल जो क्वेश्चन था वो वापस पार्लियामेंट को भेजा। और उन पर आज भी उनकी प्रमोशन जो है इधर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी पे उनकी हुई है, वो आज भी उन पे कोई इतराज़ नहीं उठा रहा। देखो ये क्वेश्चन अगर फ्रेम हो जाता उस वक्त, अभी वो कह रहे हैं जनरल बाजवा ने कहा था असेंबली डिसॉल्व करो, और पहला उनका ये नैरेटिव था कि जनरल बाजवा ने हमारी गवर्नमेंट टॉपल की है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो इसमें रीजनिंग हो जाती ना, तो फिर इसका भी सोल्यूशन मिल जाता कि अगर केयर टेकर जो है वो आगे नहीं चलती तो क्या होगा, क्या असेंबली रिस्टोर होनी चाहिए अक्टूबर तक या नहीं होनी चाहिए। और परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि सिर्फ 4 लोग चाह रहे थे, 4 मैंने तो किया ही नहीं है, ये चीजें इसमें इंटेंशन लोकल स्टैंडाई ये सारी चीजें जो है कि जी एक पिटिशनर आ रहा है एक चीज में, तो उसकी क्या लोकल स्टैंडाई क्या है, और अब क्या इस वक्त परवेज इलाही साहब की क्या सिचुएशन है। वैसे ये भी तो देखेंगे, कल भी वो उनकी जो परवेज इलाही साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उनकी क्या वो लगे हुए अपने हल्के में काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तो चीजें जाएंगी तो उधर ही, बहुत मुश्किल है कि अब असेंबलियां रिस्टोर हों। बेहतर यह है कि आपस में, और इमरान खान साहब आपकी मुलाकात हुई है, आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि वो चाह रहे हैं कि नेशनल असेंबली की जो डेट है इलेक्शन की वो इंश्योर हो कि जो डेट हो, और उसके लिए वो इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि बेसिकली तो असेंबलियां तोड़ी ही उन्होंने इसलिए ना कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन। वही मैं कह रहा हूं कि वो अगर उनको गारंटी मिल जाए और उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इतनी ज्यादा तलखियां हैं कि डायलॉग जब होगा तो फिर कोई हल निकलेगा, अभी तो मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। हसन खावर साहब, अब ये लड़ाई किधर को जा रही है, कोई सोल्यूशन ऐसा जो आप ऑफर कर दें हुकूमत को? अक्टूबर जो है वो चले, आप जुलाई तक तो आप आ ही गए हैं, पीछे रह क्या गया है, 2 महीने रह गए हैं क्या और क्या हसन मलिक साहब ने जो तज्जिया किया है कि आप मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए ही इलेक्शन कराना चाहते हैं, क्या यही नुकता है जो सबसे ज्यादा आपके पेश नजर है? नहीं देखिए, नहीं ना जुलाई तक आए हैं ना ये बात। देखिए वो तो एक मिड सिनेरियो था, उस दिन उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने भी ये एक अपने कमेंट्स में बात की, बाकी लोगों ने भी कहा कि जी डेट पहले आ जाए, लेकिन ये भी मिल बैठ के बात करने वाली बात है। देखिए जब आप निगोशिएट करते हैं तो दोनों साइडों को थोड़ी जगह कंसीड करनी पड़ती है, आपको माहौल को साजगार बनाना पड़ता है, और आप कहते हैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, थोड़ा सा आप आगे हैं थोड़ा सा हम आगे जाएं, ठीक है। ये तो कोई नेगोशिएशन नहीं होती कि हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत को तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है पूरे करने का। दूसरी इसमें एक आईनी चीज है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठे हैं हुकूमत में, ये बदकिस्मती से सिर्फ इस वक्त का सोच रही है, सोच नहीं रहे आगे का कि ये जो प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं और करके जाएंगे, ये आगे इस मुल्क में होगा क्या, आप इस मुल्क में आगे क्या होगा,
किसी भी हुकूमत ने नहीं मानना इलेक्शन करवाने पे। हर एक ने फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा सादा सा सवाल है किसी से कहना 2 हसन साहब, ये सब्जियां क्यों तोड़ी आपने? और जब चीफ मिनिस्टर चाहता भी नहीं था कि सब्जियां तोड़े, आपने क्यों तोड़ी? नहीं देखें, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता तो किसी ने कोई उनको जबरदस्ती तो नहीं उनसे की, उनको कन्विंस किया, उनसे बात हुई है, सियासी फैसला था। तो जबरदस्ती है वैसे थी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं की। ये आप परवेज राय साहब को बुलाएं, आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। और वो जबरदस्ती सुनने वाले भी नहीं है। जिन्होंने उनसे कभी कोई जबरदस्ती बात की उनको पता है उनका क्या रिएक्शन था। ऐसी बात नहीं, उनसे बुला के पूछ लें। ये तो एक सियासी डायलॉग होता है, आप बात करते हैं, ये थोड़ी होता है। और जब हमने किया था उस वक्त वो काफ लीग के पार्ट थे, उस वक्त तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार उन्होंने नहीं की थी, वो तो हमारे एलआई थे उस वक्त। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक सियासी फैसला था, ये ठीक फैसला था, क्योंकि हम इलेक्शन की जानिब जाना चाह रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इससे हुकूमत के जो असाइम है, जो उनकी हरकत है, वो इससे बहुत एक्सपोज हुए हैं, एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन में आए हैं। और ये आगे जाके आप देखेंगे ये सूरत हाल, ये सिर्फ इलेक्शन में जानी और कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि 2 महीने हसन साहब आगे चला जाता मामला, क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को? पॉलिटिकली स्पीकिंग, सियासी तौर पर क्या नुकसान होगा पीटीआई को अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो? नहीं देखें, एक तो बात आप ये तय कर लें कि इलेक्शन तो जब भी होने हैं, ये इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, ये तो एक सिस्टम के अंदर एक है ना कि जब आप किसी के साथ ऐसे करते हैं, ये पॉपुलैरिटी वापस नहीं जानी। ये तो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन 11 साल रुके थे ना 77 में, तो फिर भी मोहतरमा की हुकूमत आई थी, तो ये बात तो कोई मसला नहीं अक्टूबर का पॉपुलैरिटी में। लेकिन इसमें कई ये है कि पंजाब के अंदर जो हो रहा है, आप मुझे बात बताएं, आइन में कोई सिस्टम ही नहीं है, लोगों का रूल एक्सरसाइज होना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक नोटिफिकेशन से 5 रैंडम लोग बिठाकर आप कहें चलाओ 11 करोड़ लोगों का सूबा, ऐसे थोड़ी चलते हैं मुल्क। ये आइन में लिखा ही नहीं हुआ। तो अगर एक गैर आईनी निजाम लेके आना है, फिर आप चाहे इलेक्शन 10 साल बाद करा लें, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर आप कहेंगे फर्क क्या पड़ता है, पाकिस्तान को क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान ये है कि आइन कॉम्प्रोमाइज हो गया, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर चाहे ना इलेक्शन करें। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल को सवाल बनता। सही है, चलिए हसन साहब, इसके बाद आपने जाना है, मुझे ब्रेक लेनी है। जाते जाते आप अपना कमेंट दे दें, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या देख रहे हैं? देखिए, कल तो सियासी जमातों के अकाबिरीन जो है वो आएंगे रोस्टर पे और वो बताएंगे जी कि हमने आपस में बात की है और फिर हम बात करेंगे जुलाई नहीं, और ये इस तरह कल का मामला ये। लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कल जो है वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेगी। उनको भी अंदाजा है मौजूदा चीफ जस्टिस को कि इस वक्त टेम्परेचर बड़ा हाई है, थोड़ा कूल डाउन किया जाए, फिर चीज़ों को जाए। देखिए, इस दफा एक चीज जो सबसे नई है ना, वो ये है कि जब भी चीफ जस्टिस ने सियासी हुकूमतों के खिलाफ फैसले किए हैं, वज़ीर-ए-आज़म फारिग किए हैं, तो उनके साथ बैकअप रहा है एस्टैब्लिशमेंट का। इस दफा लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की सोच कोई डिफरेंट है, वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, चीफ जस्टिस कहीं और खड़े हैं। तो ये बड़ा एक नई सूरत हाल है। अब इसमें तजिया बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त प्रिवेल कौन करेगा। चीफ जस्टिस के पास भी बड़ी लामुतनाई इख्तियारात हैं, बहुत बड़े, और इस वक्त रूल, आइन, कानून, ड्यू प्रोसेस तो फॉलो हो नहीं रहा। एक ऑब्जेक्टिव है वो लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ से ये है कि वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आप देखें कौन प्रिवेल करेगा। ये चीज़ें अब मजीद अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं जदून साहब। ये अभी हम ख़त की बात कर रहे थे, स्पीकर साहब ख़त भी लिखेंगे, आज पार्लियामेंट में तकरीरें भी हुई हैं। दोनों चीज़ें ऐसा लगता है कि सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की गई है और ख़त लिख के एक सॉफ्ट ज़बान में अपनी पोजीशन भी समझाने की कोशिश की जाएगी। तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी पार्लियामेंट की आपको क्या लग रही है और अभी तक की हिकमत अमली आपको कामयाब लग रही है? क्योंकि अभी हसनात कहकर गए हैं कि कल ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेगी, को तौहीन अदालत में कुछ को जाता हुआ नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट को असल में ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखना चाहिए और स्टेट का मुजाहरा करना चाहिए। अगर जुलाई तक वो आ गए तो 2 महीने से क्या कोई आसमान नीचे आ जाएगा? या कोई अगर वो समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी एग्जिस्ट कर ही रही है तो फिर 2 महीने से क्या फ़र्क पड़ेगा? या कौन सा? लेकिन एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट भी तो सेट हो रहा है ना, वो अदालत के पेश नज़र वो भी तो है कि हमने फैसला दिया है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। फैसला के देखें ना, प्रेसिडेंट नहीं सेट हो जाएगा। नहीं, फैसले को तो वो आप
किसी तरह से कुछ ना कुछ उसका विंडो देंगे ना, आर्टिकल 254 है, अगर इलेक्शन लेट होता है तो वो इनफेक्टिव नहीं होता, या हो सकता है वो कह देंगे कि आप अक्टूबर के लिए कोई गारंटी दे नहीं। और मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि फिर ये विंडो हर एक के लिए नहीं ओपन हो जाएगी? नहीं, हर एक के लिए नहीं, फिर इसका कोई देखे ना, अभी तो इसके मसाइल ये है ना, अब हर एक के लिए ये भी जरूरी नहीं है। तो सिक्योरिटी के हालात तो देखे ना, वो 30 साल से चले आ रहे हैं, कोई एक असेंबली अलग से तहलील नहीं की जा सकती। उसकी रीजनिंग है ना, आप देखें कितनी दफा असेंबली तहलील हुई है, वो रिस्टोर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दी है। तो इस तरह उन्होंने यही कहा था कि एक क्वेश्चन फ्रेम करें। अब सारे स्टेक होल्डर ये कह रहे थे कि ये किस तरह पोलराइजेशन के लिए इसका मेन मकसद ये था कि आप इस तरह करें तो ये कर देंगे। और जो डिसॉल्व करने वाले वो खुद भी कह रहे हैं, कभी इसने कहा था कभी उसने कहा था, पार्लियामेंट्री लीडर खुद कह चुका है जी अगर फवाद चौधरी अरेस्ट ना होते तो बाद में तो ये असेंबली हम न डिसॉल्व करते। तो इस तरह देखें इसको पोलिटिकल सिचुएशन को, ये भी तो हो सकता है ना, वो पहले देखा जाए, फिर उनको कन्विंस कर लिया गया और उन्होंने अपनी मर्जी से, उनको किसी ने अगवा करके। मैं तो इसमें ये कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 90 कराना है अगर इलेक्शन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंसेंसस से तो रीराइट नहीं कर सकते ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी कहती है आप बाहर जाएं, फैसला करके हम कुछ दे देते हैं, तो इस तरह अगर कोई पार्टी आपस में कोई कुछ कर लेते हैं कि जी हमको डायलॉग करते हैं, या 10-15 के बाद एक और मौका देती है सुप्रीम कोर्ट कि आप जी दोबारा डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें, वो अपना अब हो सकता है। ये डायलॉग किसने, गवर्नमेंट ने इनिशिएट करने हैं, तहरीक इंसाफ ने? दोनों ने कर रहे हैं, दोनों तरफ से होंगे ना। देखिए इस वक्त हालात हैं कि तहरीक इंसाफ तैयार बैठी है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है, आप अक्टूबर में इलेक्शन पे एक दिन एग्री, तो वो तो हो रही है, उसमें मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? 2 महीने में क्या असर पड़ जाएगा? लेकिन अक्टूबर में अगर इलेक्शन होने हैं, उनको सबसे बड़ी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी यही बात है उनके लिए कि जी हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है, अगर हम इलेक्शन अभी हुए तो हम जीत जाएंगे। ये भी प्री डिटर्मिनेशन जो है इलेक्शन के लिए खतरा होती है। अब देखें ना, आप ये तो सर्वे तो पूरी दुनिया में आते हैं ना, जरूर नहीं सर्वे तो आता है, लेकिन बाज़ का सर्वे जो है ऑल ऑफ सडन अपसेट हो जाते हैं। जी वो सही है, वो हो सकते हैं, अभी भी पीटीआई की देखिए 2018 में तरीके से आप लूज कर जाए, हो सकता है 2018 में जाके जितने इंडिपेंडेंट थे वो एक तरफ बैठ जाते हैं, और इंडिपेंडेंट आपको पता है किधर जाते हैं, टिल्ट देखते हैं किस तरफ है, एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ जा रही है, उस तरफ जाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि एक बंदा, और फिर इलेक्शन के रिजल्ट कौन मानेगा? देखिए ना, अब इलेक्शन कमीशन जो है उस पर, अब इलेक्शन कमीशन की पावर ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोच कर ली है सारी। सही है, ठीक है, कि अब उस दिन आपने कहा डीजी साहब जो कोई एप्लीकेशन दे अब हमसे पूछ के फैसला करें। सही है। तो इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में फुली इंडिपेंडेंट करना चाहिए सबसे इलेक्शन कराने से पहले, और इंडिपेंडेंट इस तरह हो कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़े किसी चीज़ की। वाई यू आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? एक दफ़ा बजट एलोकेशन हो जाए, इलेक्शन कमीशन के अपने पैसे हैं वो रखो, चाहे असेंबली डिसॉल्व होती है नहीं होती है उसका मसला ना हल हो, मसला हल हो जाए उसका कि जी ये पैसे हमने रख लिए। अब ये इलेक्शन कमीशन जी, अब फौज की क्या जरूरत है इलेक्शन में? अब हमने बंदूक के जरिए वोट डालना है जी, एक बंदा सिक्योरिटी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का सोल्यूशन निकालना चाहिए। कल को सिक्योरिटी वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है, सोल्यूशन निकलेंगे। मगर हसन खावर साहब, अब इस बात का क्या इम्कान है कि आप अक्टूबर के लिए राजी हो जाएं और कहेंगे ठीक है जी पूरे मुल्क में? क्योंकि ये तो ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको भी कन्विंस किया गया है, या उनके पेश नज़र भी ये बात है कि इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए, इससे अखराजात और सिक्योरिटी दोनों चीज़ें बेहतर मैनेज हो सकती हैं। जो उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी चैम्बर में, उसके बाद हमने चीफ जस्टिस साहब की लहजे में और उनके जुमलों में ये बात सुनी है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हमें ये वाली पिक्चर तो पहले दिखाई ही नहीं गई थी। उससे लगता है कि वो भी इस बात को समझते हैं कि एक वक्त में इलेक्शन होना चाहिए, मगर वो फैसला कर बैठे हैं तो वो उस पर इस फैसले को रिव्यू भी कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ क्या मान जाएगी इस बात को कि ठीक है जी फिर एक वक्त में करवाएं और अक्टूबर में भी हो जाए तो खैर है? नहीं, देखिए वैसे भी जज ऑलवेज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट्स। ये नहीं होता कि उसका लहजा कैसा था या उसने क्या कमेंट पास किया। लेकिन ये जो आर्गुमेंट हो रहा है ना इधर, मैं इस पे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ कि 2 महीने आगे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। इस आर्गुमेंट में इतना हैरान हुई सुन के, क्या आप मुझे बताएं, इसको जरा से एक्सटेंड करें इस आर्गुमेंट को कि जी आइन पे भी अगर 2-4 आर्टिकल्स पे नहीं भी अमल करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बुनियादी हकूक अगर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, एक हमें राइट टू फ्रीडम है, 2-4 बंदे ढक देंगे क्या फर्क पड़ जाएगा। एक का टर्नओवर है किसी भी आईनी ओहदे का 5 साल 1 महीने ओहदे का, क्या फर्क पड़ जाएगा। कभी कोई अदालती फैसले 4 नहीं भी मानेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह तो फिर ये तो किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई लॉजिक एग्जिस्ट करता है दुनिया में, जहाँ को रूल ऑफ लॉ है, ये रास्ता कानूनी रास्ता नहीं है, इससे मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, जहांगीर जदून साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।